बात होगी एमपी बीजेपी की। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बनाया है वोट शेयर का नया रिकॉर्ड। बम्पर जीत में बूथ प्रबंधन का कमाल देखने को मिला बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 58% हो गया है। 58% से 59.27% हो गया है। जी हां, 1.27% वोट शेयर बढ़ गया है बीजेपी का। पहले था 58, अब हो गया है 59.27%। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का था बीजेपी का लक्ष्य। 2019 के मुकाबले कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 34.50 से 32.44% पर आ गया। और यही वजह है कि 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। छिंदवाड़ा, जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, वहां से भी हार मिली है कांग्रेस पार्टी को। तो जो लक्ष्य रखा था बीजेपी ने वोट शेयर बढ़ाने का, वो पूरा कर दिया है। बूथ प्रबंधन, बूथ मैनेजमेंट में कमाल देखने को मिला है, जो कि बीजेपी इसमें माहिर भी मानी जाती है। बूथ मैनेजमेंट में हमारा बूथ सबसे मजबूत का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। देश की सियासत में बूथ पर ज्यादा फोकस बीजेपी पार्टी करती हुई नजर आती है हमेशा से। और वोट शेयर बढ़ गया है बीजेपी का 58% से बढ़कर हो गया है 59.27%। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का बीजेपी का लक्ष्य था और उस लक्ष्य को बीजेपी ने पाया है। किस तरीके से खुशियां मनाई गई वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और तो कांग्रेस की बात करें, 2019 के मुकाबले वोट शेयर गिर गया है कांग्रेस का, घटकर 34.50 से घटकर हो गया है 32.44%। और अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सूरज तिवारी जुड़ गए हमारे साथ लाइव। सूरज, बूथ मैनेजमेंट में बीजेपी माहिर मानी जाती है, वो दिखा भी दिया है बीजेपी पार्टी ने, और वोट शेयर में एक नया रिकॉर्ड बीजेपी ने कायम किया यहां पर। जी देखिए सुमित, निश्चित तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से अपना लक्ष्य तय किया था कि पिछली बार के मुकाबले इस बार अपना वोट शेयर बढ़ाना है और प्रति बूथ 370 वोट बढ़ाने हैं और 29 की 29 सीटें जीतनी हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी उसमें कामयाब हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने 29 की 29 सीटें जीती हैं, उसके अलावा वोट परसेंटेज में भी बीजेपी की बढ़त हुई है। पिछली बार जहाँ 58% वोट शेयर था बीजेपी का, इस बार बढ़कर 59% से ज़्यादा निकल गया। वहीं कांग्रेस का जहां 34% के से ज्यादा वोट शेयर था, इस बार 32% तक वोट शेयर आ गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को 2% इस बार वोट का घाटा हुआ है। वहीं बीजेपी को उससे ज्यादा वोट शेयर मिलना, यानी अपने जो उसने लक्ष्य तय किए थे उन सारे लक्ष्यों में कामयाब हुई है। 370 वोट भी कहीं ना कहीं बीजेपी के इस बार बढ़े हैं और 29 की 29 सीटें भी आई हैं। तो बीजेपी की जो आक्रामक शैली सुमित शुरू से ही प्रचार प्रसार की है, और कांग्रेस जिस तरह से अपने में भी अंतर्कलह से जूझती रही, टिकट देर से जारी करना, तमाम नेताओं को टिकट देर से और देना, इसलिए कांग्रेस का वोट शेयर भी गिर गया है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, टिकट देर से जारी करना, अंतर्कलह, गुटबाजी से जूझता रहना, और इसलिए कांग्रेस का वोट शेयर यहां पर गिर गया है। सूरज जी, निश्चित तौर पर देखिए कि किस तरह से पूरा चुनाव हुआ। सुमित, कांग्रेस की अगर बात करें तो ना तो कमलनाथ ज्यादा नजर आए, ना तो दिग्विजय सिंह ज्यादा चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। कुछ ही सीटों पर ये दो दिग्गज नेता जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, जिनके हाथ में कमान हमेशा रही है, अभी हाल फिलहाल भले जीतू पटवारी के हाथ में कमान रही हो, लेकिन जिस तरह से ये दो दिग्गज नेता जमीन पे उस तरह से नजर नहीं है जैसे आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। जीतू पटवारी अकेले पूरे प्रचार प्रसार में नजर आए, उमंग सिंगार भी ज्यादा प्रचार प्रसार में नहीं नजर आए। पहले वो प्रचार प्रसार ज्यादा किया ही नहीं। जो दिग्गज थे, चाहे वो कमलनाथ की बात हो, दिग्विजय सिंह की बात हो, अपने ही गढ़ को बचाने में लगे रहे, लेकिन खुद का गढ़ ही नहीं बचा पाए। बहुत धन्यवाद सूरज, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 की 29 सीटें बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है 29 सीटों पर। और इस बीच पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने उनके निवास पर पहुंचे थे, बधाई दी थी। देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। 29 की 29 सीटें जीतने के बाद जिस तरीके से खुशी इन दोनों ही नेताओं के चेहरों पर आपको नजर आ रही होगी, वो बहुत कुछ बयां करती है। क्योंकि
शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 29 कमल की माला हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहनाएंगे। वो उन्होंने करके दिखाया भी है। हालांकि बहुत मेहनत की है दोनों नेताओं ने। ये फिलहाल अभी की ही तस्वीरें हैं। कुछ ही देर पहले शिवराज सिंह चौहान डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई। शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव प्रचार में कहीं पीछे नहीं रहे। नतीजा ये रहा कि एकमात्र सीट जो गढ़ थी छिंदवाड़ा कांग्रेस की, वो भी चली गई। 29 की 29 सीटें बीजेपी के पाले में। लोकसभा चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे। विदिशा से लोकसभा का चुनाव जीते हैं शिवराज सिंह चौहान। बुधनी से विधायक हैं शिवराज सिंह चौहान। बुधनी विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद खाली होगी सीट। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जीते हैं लोकसभा का चुनाव। राज्यसभा सांसद की भी एक सीट खाली होने वाली है। तो ये सियासी समीकरण फिलहाल मध्य प्रदेश में आपको नजर आएंगे, क्योंकि कई विधायकों को टिकट दिया गया था। बीजेपी पार्टी की तरफ से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। विधायकी छोड़नी पड़ेगी। बुधनी से विधायक हैं, इस्तीफा देंगे। और वहीं गुना से सिंधिया भी जीत चुके हैं लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा सांसद हैं, तो वहां से भी एक सीट खाली होने वाली है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। सूरज, समीकरण ही कुछ बीजेपी पार्टी ने ऐसे बनाए कि लोकसभा चुनाव में टिकट दे दिया शिवराज सिंह चौहान को। बुधनी से वो विधायक हैं, तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। वैसा ही कुछ सिंधिया जी के साथ होने वाला है। जी देखिए सुमित, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव अभी खत्म हुए और परिणाम भी आ गए। नई सरकार का गठन नहीं हुआ और कुछ दिन बाद ही उपचुनाव की भी घंटी बज जाएगी, क्योंकि अगर नियमों के मुताबिक बात करें तो 6 महीने के अंदर चुनाव आयोग के किसी भी खाली सीट पर चुनाव कराने होते हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जो कि बुधनी से विधायक हैं, अब सांसद विदिशा से बन गए हैं, तो उन्हें अपनी एक सीट छोड़नी पड़ेगी। यानी अगर वो विधानसभा की सीट छोड़ते हैं तो बुधनी में उपचुनाव होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो छिंदवाड़ा की जो अमरवाड़ा सीट है, जहां से कांग्रेस के विधायक थे, वो बीजेपी में चलेगा और अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, तो वहां पर भी उपचुनाव होना है। तो ये दो जो सीट है जहां पर उपचुनाव कराए जाने, वहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक बार फिर गुना से सांसद बन गए हैं। वो राज्यसभा सांसद थे, तो वो जब लोकसभा जाएंगे तो उन्हें राज्यसभा की अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में एक राज्यसभा सीट भी रिक्त हो जाएगी। अगर बात करें, 2 विधायक और निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत भी बीजेपी में गए हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है, तो यहाँ पर उपचुनाव होने की भी संभावनाएं कम है। हो सकता है कि लंबे समय तक विधायक बने रहें और इस्तीफा ना देकर विधायक बने रहें। लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश की, अमरवाड़ा और जो बुधनी, इन 2 सीटों पर उपचुनाव की कुछ दिन बाद घंटी बज जाएगी और उसके बाद राज्यसभा की एक जब सीट खाली होगी तो वहां पर भी चुनाव होंगे। कहीं ना कहीं राज्यसभा के लिए सदस्य कौन नियुक्त होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से पूरा चुनाव हुआ सुमित, और जिस तरह से बीजेपी 29 सीटें जीती, कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है बीजेपी की। ठीक है सूरज, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल की जीत के बाद समीकरण बदले हैं। अब साय मंत्रिमंडल में 2 पद खाली होंगे। कैबिनेट मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद 2 पद खाली होंगे। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, संस्कृति विभाग संभाल रहे हैं ब्रजमोहन अग्रवाल। खाली पदों को भरने के लिए अनुभवी नेता की तलाश जारी है। रायपुर दुर्ग क्षेत्र से मंत्री बनाने की संभावना है। क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर इन दोनों क्षेत्रों में मंत्री बनाए जाने की संभावना है। तो रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल की जीत के बाद सियासी समीकरण बदलने वाले हैं। साय मंत्रिमंडल में 2 पद खाली हो जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद 2 पद खाली होंगे। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, संस्कृति विभाग संभाल रहे हैं ब्रजमोहन अग्रवाल। और जो पद खाली हैं उनके लिए अनुभवी नेताओं की तलाश जारी है। रायपुर दुर्ग क्षेत्र से मंत्री बनाने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही बीजेपी की अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए हों, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने रिकॉर्ड बना दिया। पहली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर प्रदेश की सभी 29 सीटें जीत ली। ऐसा 1984 के चुनाव में हुआ था, जब मध्य प्रदेश अविभाजित था। उस समय कांग्रेस ने सभी 40 सीटें जीती थी। खास बात यह है कि इस चुनाव में कांग्रेस का सबसे मजबूत किला छिंदवाड़ा भी
ढह गया है। यहां कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को हार का सामना करना पड़ा। वहीं राजगढ़ से चुनावी मैदान में उतरे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी हार गए। रतलाम में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को भी हार का मुंह देखना पड़ा है। सभी दिग्गज नेता हारे हैं कांग्रेस के इस बार। वहीं आज से शुरू होगा नमामि गंगे अभियान। रायसेन के झिरी बहेड़ा पहुंचकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है झिरी बहेड़ा। प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा। तो आज से प्रदेश में नमामि गंगे अभियान की शुरुआत होने जा रही है। रायसेन के झिरी बहेड़ा पहुंचकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस अभियान की शुरुआत करेंगे। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है झिरी बहेड़ा। प्रदेश भर में नमामि गंगे अभियान चलाया जाएगा। तो नमामि गंगे अभियान की शुरुआत आज से मध्य प्रदेश में होने जा रही है। रायसेन के झिरी बहेड़ा पहुंचकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नमामि गंगे अभियान की शुरुआत करेंगे। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है झिरी बहेड़ा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद पन्ना पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके धर्मपत्नी डॉक्टर स्तुति शर्मा ने तिलक और आरती कर उनको शुभकामनाएं दी, उनका स्वागत किया। वहीं इसी बीच ढोल की थाप पर कार्यकर्ता जमकर नाचते हुए नजर भी आए हैं। खुद की सीट तो जीती ही है बड़े अंतर से वीडी शर्मा ने, और 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतकर आई है। इस बार लोकसभा चुनाव में संगठन के मुखिया हैं, तो कहीं ना कहीं बधाई के पात्र भी। खबरें हैं कि दोपहर 1 बजे के बाद राष्ट्रपति से मिल सकते हैं पीएम मोदी। सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं पीएम मोदी। राष्ट्रपति भवन के लिए पीएम का ट्रैफिक रूट प्लान बनाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। आज दोपहर 1 बजे राष्ट्रपति से मिल सकते हैं पीएम मोदी। सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं पीएम मोदी। राष्ट्रपति भवन के लिए पीएम का ट्रैफिक रूट प्लान बनाया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दिल्ली संवाददाता अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैसा कि अमृत, हम बात कर रहे थे कि सरकार बनाने का दावा सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया को ही यहां पर मिलेगा, और वैसा ही कुछ यहां पर नजर आता है कि पीएम मोदी आज दावा पेश कर सकते हैं सरकार बनाने का राष्ट्रपति भवन जाकर। अमृत, अभी प्रधानमंत्री मोदी जो है आप अपने जो बाकी सहयोगी दलों से जो है उन्होंने बातचीत की है, फोन पे वार्तालाप हुई है, और ये हमें जो खबर एक्सक्लूसिव मिली विस्तार न्यूज को, उनका जो ट्रैफिक रूट है वो राष्ट्रपति भवन के लिए तैयार किया गया, वो लगाया गया। और दोपहर 1 बजे और उसके आसपास जो है उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जो है वो राष्ट्रपति भवन की ओर जाएगा। और ये माना जा रहा है कि राष्ट्रपति से मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मोदी ने कल ही ये बात कह दी थी कि उनके पास जो है बतौर एनडीए पूरा बहुमत है और वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो विकास की योजनाएं जो पेंडिंग पड़ी हैं उसको पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। इससे साफ हो चुका है कि जो अभी तक जो भी अटकलें लग रही हैं। बिल्कुल अमृत, मैं यही आपसे समझना चाहूंगा कि जो भी अटकलें लग रही थी सरकार बनाने को लेकर, क्या वो अटकलें अब साफ हो गई हैं? जैसा कि आप बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने अपने साथियों से, अपने घटक दलों से फोन पर बातचीत कर दी है और राष्ट्रपति भवन जाने की बात यहां पर सामने आ रही है। ट्रैफिक रूट भी प्लान बना दिया गया है। तो अब जो तस्वीर साफ है कि देश में एनडीए सरकार। अमृत जी देखिए, मौजूदा दौर में बात करेंगे तो हर चीज राजनीति में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। मौजूदा दौर में जो है ये कहा जा रहा है कि हाँ बिल्कुल बीजेपी के पास अपने सहयोगी दलों को मिलाकर के बहुमत है, और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन परिस्थितियों के विपरीत कई चीजें राजनीति में होती रही हैं, उसी आशंकाओं को देख करके अटकलें अभी भी जारी हैं, उसे खारिज नहीं किया जा सकता। अभी शाम 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के जो है आवास पे बैठक होने वाली है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति तय करेगा, क्योंकि देखिए सरकार बनाने का दावा पेश करना और शपथ लेना और उसके बाद संसद में जाकर के सदन पे फ्लोर टेस्ट को अंजाम देना, ये दोनों कई इसके पड़ाव आ जाते हैं बीच में। तो इस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं। ऐसे में ये कोई अगर नहीं कहा जाएगा कि अगर सरकार दावा बनाने का पेश कर रहे हैं
तो बात पुख्ता हो जाती है। लेकिन हाँ, ये कहा जाए कि मजबूत स्थिति अगर देखा जाए हर परिस्थिति में वो एनडीए के पास ही है और एनडीए को बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। लिहाजा ये मानकर चला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ही आ रही है और तीसरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री मोदी बतौर प्राइम मिनिस्टर देश की सेवा करेंगे। देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। इन नतीजों पर आम लोगों के मन में क्या है वो भी हमने जानने की कोशिश की। सुनिए आम लोग क्या कहते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं, लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कौन सरकार बनाएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये तमाम सवाल हैं जिस पे तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, कौन बनाएगा केंद्र में सरकार? सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी और भले थोड़ा सा हो, लेकिन पूर्ण बहुमत तो अभी नहीं मिल पाया है बीजेपी को। लेकिन सरकार पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की ही बन रही है और नरेंद्र मोदी ही सरकार पे रहेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस कैसे मजबूत हुई देश में? कांग्रेस मजबूत हुई। कांग्रेस मजबूत होने का कोई एक स्पष्ट कारण नहीं है। यह है बीजेपी इसमें कमजोर हुई है। मोदी की सरकार बन रही है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पहले ही बोल चुके हैं कि हमारा जो है एनडीए सरकार को समर्थन रहेगा। छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़े थे, कवासी लखमा, भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव। ये लोग बड़े कब से हो गए? ये तो स्टेट लेवल के ही नेता है ना, ये लोग बड़े कब थे? एनडीए की सरकार बनेगी और पूरा 5 साल तक पूरा उनका कार्यकाल पूरा का मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं कोई शंका की स्थिति नहीं है। पूरी ऑल इंडिया की सब पार्टियां मिलकर एक साथ की मजबूती को मजबूत नहीं बोल सकते। अकेला बंदा लड़ा है मोदी। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और पूरी देश की पार्टी एक तरफ। शर्मा जी, ये बताइए कि मोदी लहर चल रही थी, एक तरह से सब कह रहे थे मोदी लहर है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति, बहुमत के पास भी बीजेपी नहीं पहुंच पाई। हिंदू बट गए हैं, मुसलमान एक है, बस यही है और कोई कारण नहीं है। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री के रूप में कौन बनेगा? राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पार्टी से बनेगा। वो कहाँ बनेगा? तो चलिए ठीक है, ये आम लोग हैं, आम लोग का मत है और प्रधानमंत्री के रूप में अभी भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। तो आज एनडीए अपना दावा पेश कर सकती है, जिसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। तो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं और इनमें बीजेपी को 240 सीटें और कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। दोनों ही पार्टियां बहुमत के आंकड़े से दूर हैं। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 291 सीटें मिली हैं, वहीं इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली हैं। अब बीजेपी को दूसरे दलों के साथ सरकार बनानी होगी। मिल जाकर सरकार बनाने का आप समीकरण कैसे बदलेंगे और किसके हिस्से में कितनी ताकत आएगी, इस रिपोर्ट पर देखिए। राजनीति के रंगमंच पर जब बड़े बड़े दावों के बाद पर्दा गिरा और हकीकत सबके सामने आई तो पता चला कि दावों के शोर के पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही थी। अब की बार 400 पार के नारों और दावों के पीछे जब गिनती शुरू हुई तो नारा कुछ यूं बज गया कि अब की बार सिर्फ नैया पार और मिलकर बनानी पड़ेगी सरकार। अब जब सत्ता का बंटवारा होना लगभग तय हो गया है तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि बंटवारे में किसको क्या मिलेगा, इस बंटवारे में कौन मालामाल होगा और सबसे बड़ी बात कि राजनीतिक समीकरण किस तरह और कितनी तेजी से बदलेंगे। तो आइए इस पर आपको विस्तार से बताते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम अपने पिटारे में क्या कुछ भर कर लाया है। 2024 के नतीजे एक बात तो स्पष्ट बताते हैं कि एनडीए की सरकार अगर अब बनी तो पहले घटक दलों यानी कि सहयोगी दलों की ताकत में भारी इजाफा होने वाला है। जैसे कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी दोनों ही किंग मेकर के रूप में उभरी है। और ये तो जगजाहिर सत्य है कि राजा से बड़ा राजा राजा को बनाने वाला होता है। नीतीश कुमार जो कि कई बार पाला बदलने के कारण कुछ हद तक रोष का सामना कर रहे थे, अब उनकी अहमियत बढ़ गई है। अब वो किंग मेकर हैं और ऐसे में भाजपा का जो उनके ऊपर दबाव था अब वो नहीं रह जाएगा। नीतीश पर भाजपा का संदेह और शक बेशक बना रहेगा, लेकिन बीजेपी ने इसका कोई स्थायी इलाज भी अब तक नहीं ढूंढा है। नीतीश कुमार के अलावा चंद्रबाबू नायडू का भी सत्ता में दखल बढ़ जाएगा। आंध्र प्रदेश से विधानसभा चुनावों के नतीजे भी घोषित हो गए हैं और वहां भी टीडीपी को बहुमत मिला है। तो कुल मिलाकर दोनों ही फ्रंट पर तेलुगु देशम पार्टी और चंद्रबाबू नायडू मजबूत हैं और उन्हें राष्ट्रीय लेवल पर अब नीतीश जितना ही पावरफुल समझा जाना चाहिए।
हालांकि इन सब के बीच एक और बात तय है कि बीजेपी के लिए अब चंद्रबाबू नायडू गले की फांस बनकर रहेंगे, जिनको साथ रखना भी कठिन होगा और छोड़ देना तो असंभव। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये मत होता था कि सरकार पूर्ण बहुमत की होनी चाहिए, लेकिन इस बार के चुनाव नतीजों में ये संभव होता कहीं से भी नहीं दिख रहा। इसलिए घटक दलों की महत्ता तो निश्चित तौर पर बढ़ गई है। दूसरा समीकरण जो गौर करने लायक है वो ये है कि बीजेपी में अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलाव होने के चांसेस बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनावों के समय से ही लोकसभा की तैयारी शुरू कर देने वाली बीजेपी को निश्चित तौर पर इस बार परिणाम वैसे नहीं मिले जैसी उनको उम्मीद थी। लेकिन एक और ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। लंबे समय साझा सरकार चलाने वाली कांग्रेस अधिकतर राज्यों में कमजोर इसलिए हो गई क्योंकि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए उसको घटक दलों के राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, दखल अंदाजी को कम करना पड़ा था। यही कारण है कि वहां धीरे धीरे घटक दल मजबूत होते गए और कांग्रेस का कैडर कमजोर होता गया। ठीक उसी तरह इस चुनाव परिणाम के बाद ये बात तो तय है कि बीजेपी को भी अब अलग अलग राज्यों में अपने सहयोगियों को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। साझा सरकार चलाने के लिए अब भाजपा को बिहार में नीतीश कुमार और आंध्र में चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को न सिर्फ रोज खुश करना होगा, बल्कि इन राज्यों में अपने हस्तक्षेप को भी कम करना पड़ेगा। हालांकि इन तमाम समीकरणों के बीच एक और बात ध्यान देने योग्य है कि इस चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी जिस तरीके से पहले सदन में नए नए कानून आसानी से पास कर देती थी, अब उन तमाम कानूनों को पास करने से पहले बीजेपी को अपने सहयोगियों को भी साथ लेने की जरूरत पड़ेगी। तो 2024 के चुनाव परिणाम और इन तमाम समीकरणों को समझने के बाद एक और बात तय हो जाती है कि अब बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की राय और उनकी मौजूदगी को भी बीजेपी के अंदर और सरकार के अंदर बल मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।